हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू अच्छे से कर रहे होंगे। आरसीसी की प्रीवियस के लेक्चर को ही प्रोसीड करते हुए हम लोग आज यूनिट नंबर फर्स्ट का जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ था उसके बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। ओके, जैसे कि फर्स्ट यूनिट में जो हम लोगों को पढ़ना था वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में, तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड हम लोगों ने लगभग अभी तक कंप्लीट कर लिया। ओके, जो जो चीज़ें आपके एग्जामिनेशंस में आने थे या जिससे क्वेश्चन बन सकता था या जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आरसीसी में वर्किंग स्ट्रेस मेथड से रिलेटेड, उन सारे को हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो जहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल, मैंने ऑलरेडी 4-5 न्यूमेरिकल कराया था और जो भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उस पे आते हैं उस पे बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल हो सकते थे मैंने सारे को करा दिया है। अब आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, सो फर्स्ट चैप्टर को हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है और काफ़ी अच्छे से हम लोग पढ़ रहे हैं। एक्चुअली में ये जो आपका सिलेबस उसमें ये लेक्चर जो है काफ़ी छोटा बनाया गया है, 4-5 लेक्चर का ही था, लेकिन ऑलरेडी मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया है बिकॉज पहला जो चैप्टर है मैंने बेस बनाने के लिए लिया है और इसमें मैंने वर्किंग स्ट्रेस और लिमिट स्टेट मेथड से रिलेटेड जो भी टर्म्स थे, जो भी बेसिक्स चीज़ें मैंने सारे चीज़ों को डिस्कस किया है, क्योंकि जब मैं इस चैप्टर के बाद लिमिट स्टेट स्टार्ट करूंगा तो वहाँ पे आप लोगों को दिक्कत नहीं हो, है ना। तो जो भी टर्म था आरसीसी से रिलेटेड आप लोग ऑलरेडी समझ गए होंगे, क्योंकि उसी टर्म का यूज़ लिमिट स्टेट में होगा और सेकेंड यूनिट से आप लोग काफ़ी आसानी से सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अगर आपने वर्किंग स्ट्रेस मेथड को अच्छे से किया है तो आप लिमिट स्टेट मेथड को भी अच्छे से कर पाएंगे। ओके, अगर आपने वर्किंग स्ट्रेस को अच्छे से नहीं किया है तो आप लिमिट स्टेट को भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ओके, सो चलिए प्री स्ट्रेस को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्री स्ट्रेस कंक्रीट। हमारा आज का टॉपिक क्या है? प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। ओके, सो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ जो आप लोगों को आरसीसी में मैंने पढ़ाया है वर्किंग स्ट्रेस के अंदर में। तो आप लोगों ने देखा था कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में मैंने जब भी पढ़ाया था आरसीसी के अंदर में, तो मैंने बताया था कि एक बीम है, बीम के बारे में मैंने बेसिकली बताया, इसलिए मैं बीम की बात कर रहा हूँ। ओके, बीम में हम लोग यहाँ पे बीम एक्चुअली में न्यूट्रल एक्सिस होता है, आप लोगों ने देखा था क्या होता है यहाँ पे? न्यूट्रल एक्सिस होता है ना। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं कंप्रेशन जोन। कौन सा जोन? कंप्रेशन जोन। और नीचे वाला पार्ट को कहते हैं हम लोग टेंशन जोन। ओके, और टेंशन जोन के अंदर में हम लोग यहाँ पे टेंसाइल रिइंफोर्समेंट को डालते हैं। आप लोगों ने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी किया है तो आप लोग को आइडिया हो गया होगा, ठीक है। तो ये डालते हैं, तो आप लोगों ने देखा कि हम लोग टेंशन जोन में हम लोग टेंसाइल रिइंफोर्समेंट को डालते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा कंक्रीट जो है टेंशन में क्या होता है? वीक होता है, और जिस चीज़ में कोई भी वीक है उसको स्ट्रेंथ करने के लिए हम लोग उसमें एडिशनल क्या करते हैं? रिइंफोर्सिंग करते हैं। तो हमारा जो कंक्रीट है टेंशन में वीक है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे रिइंफोर्समेंट से यहाँ पे इसको डाला है ताकि हमारा जो कंक्रीट है टेंशन में क्या हो? कमज़ोर ना हो, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? टेंशन जोन में स्टील को क्या कर रहे हैं? इम्बेड कर रहे हैं। तो वैसे मेंबर को हम लोग क्या कहते हैं? आरसीसी कहते हैं, रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। क्या कहते हैं? आरसीसी, ठीक है। एक चीज़ तो आप लोगों ने देखा था ये आरसीसी के बारे में जो मैंने पहले पढ़ाया था, ठीक है। तो इसके बारे में मुझे लगता है आपको ऑलरेडी आइडिया होगा पहले से भी, और जब आपने ये लेक्चर्स को कंप्लीट किया प्रीवियस लेक्चर को तो वहाँ पे भी इसके बारे में आइडिया हो गया होगा, ठीक है। तो अब एक टर्म होता है पीसीसी। क्या होता है? पीसीसी। तो पीसीसी के बारे में भी मैंने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था। तो पीसीसी क्या होता है? पीसीसी के अंदर में उसमें कोई भी स्टील नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ प्लेन कंक्रीट होता है ना। जैसे आप कंक्रीट जानते हो वो सिर्फ और सिर्फ प्लेन कंक्रीट होता है, वो पीसीसी कहलाता है ना। तो एक तो समझा आप लोगों ने पीसीसी, एक समझा आप लोगों ने आरसीसी। अब एक जो इम्पॉर्टेंट अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ये है पीएससी, प्री स्ट्रेस कंक्रीट, ठीक है। ये क्या होता है? इसके बारे में कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर में आप लोगों ने थोड़ा बहुत डेफिनेशन पढ़ा होगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा उसका जानकारी हम लोग को ले लेना है। यहाँ पे आप लोग को भी यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ने हैं। तो मैं अच्छे से इसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ओके, सो प्री स्ट्रेस क्या होता है?
देखो सबसे पहले कोई एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ ताकि आपको क्या हो उसके बारे में एक प्रॉपर आइडिया लग जाए कि आखिर प्री स्ट्रेसिंग होता क्या है ना, प्री स्ट्रेस कंक्रीट क्या होता है। मैं एक सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ, आप पहले उसको समझो फिर इसको समझना है ना। आपने साइकिल देखा है, साइकिल के अंदर में ऐसा रिंग होता है, आप देखे होगे एक सर्कुलर रिंग होता है इस तरीके से, है ना। और सेंटर में पेरीफेरी सेंटर में जो होता है हमारा इस तरीके से, और किनारे किनारे इस तरीके से स्पोक्स निकले हुए होते हैं, है ना। ठीक है, इस एग्जाम्पल को अगर आप समझ गए तो पूरे प्री स्ट्रेस कंक्रीट को आप समझ सकते हैं। ओके, तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे आप बाईसाइकिल का जो ये जो आप देख रहे हो रिंग होता है, इस रिंग को पहले से ही स्ट्रेसिंग कर दिया जाता है, पहले से ही इसमें स्ट्रेस को प्रोवाइड कर दिया जाता है। आप देखते होगे जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है वहाँ पे पहले से इसको देखना ग्रिप करके यहाँ पे ये जो रिंग होता है ना इसको टाइट किया जाता है पूरा। ये जो पूरा रिम होता है ना साइकिल का, जो पूरा रिम होता है इसको पूरा टाइट करके यहाँ पे इसके पेरीफेरी में इसको फिक्स कर दिया जाता है ना। यानी पूरा इसमें टेंसाइल यहाँ पे क्या किया है, फोर्स लगा करके इस पूरे रिंग को एकदम स्ट्रेस करके इसके पेरीफेरी में फिक्स कर देता है। ओके, अब अगला टर्म समझो, जैसे ही कोई भी बंदा या कोई भी जो पर्सन है या कोई भी सामान कोई भी चीज़ हम बाईसाइकिल पे लोड करते हैं, बाईसाइकिल पे लोड करते हैं या खुद हम चढ़ते हैं, तो साइकिल का क्या होता है, जितना इसमें स्ट्रेस ऑलरेडी पहले से दिया गया था वही स्ट्रेस को हमारा जो एक्सटर्नल लोड है, एक्सटर्नल लोड कहने का मतलब है ये हमारा लोड भी हो सकता है या फिर ये किसी सामान का भी लोड हो सकता है, साइकिल पे कुछ भी किसी भी चीज़ का लोड हो सकता है। तो ये जो आप यहाँ पे लोड देते हो, ये जो आप यहाँ पे क्या करते हो लोड देते हो, उसको क्या करता है यहाँ पे काउंटर बैलेंस करता है। क्या करता है, ये जो लोड W आप दे रहे हो इस पे जितना भी आप लोड यहाँ पे नीचे क्या कर रहे हो डाल रहे हो, वही इसको क्या कर रहा है काउंटर बैलेंस कर रहा है। तो मुझे लगता है ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि पहले से ही हम अपने जो हमारा रिम है उसके अंदर में पहले से हम स्ट्रेस प्रोवाइड कर रहे हैं, पहले से ही हम यहाँ पे कंक्रीट को टाइट करके उसको पेरीफेरी में फिक्स कर दिए, तो पहले से ही हम स्ट्रेस को उसमें प्रोवाइड कर दिए, है ना। तो ये क्या होता है कि जब भी हम यहाँ पे एक्सटर्नल लोड डालेंगे उसको क्या करेगा, ये काउंटर बैलेंस करेगा। ये क्या करेगा, काउंटर बैलेंस करेगा। तो इसी टर्म को कहा जाता है प्री स्ट्रेसिंग। अगर आप ये चीज़ समझ गए होंगे तो अब मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ओके, ये बेसिक एग्जांपल था जो आप सभी जानते हो, जो आप सभी देखे हो, ठीक है। तो मैंने उसका एग्जांपल दिया है ताकि ये चीज़ आपको डिक्लेयर हो जाए, मतलब जितना इसमें स्ट्रेस दिया गया था उस सारे को हमने यहाँ पे लोड के द्वारा काउंटर बैलेंस कर दिया, ताकि हमारा जो फिर उसके कारण जो है पूरा जो साइकिल सिस्टम है वो बैलेंस्ड है ना। तो उसी को कहा जाता है प्री स्ट्रेसिंग, है ना। प्री मतलब पहले से और स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस देना, है ना। तो पहले से स्ट्रेस देना ताकि जो भी हम लोड दे रहे हैं उसके कारण जो स्ट्रेस आ रहा है उसको काउंटर बैलेंस कर सके। ओके, तो ये कहलाता है प्री स्ट्रेसिंग। अब हम आते हैं अपने टेक्निकल टर्म में, यानी जो हमको एक्चुअली में अभी पढ़ना है उसके बारे में, ठीक है। तो आप लोगों ने ब्रिज वगैरह में या इलेक्ट्रिक पोल, ब्रिज को देखा है या फिर इलेक्ट्रिक पोल को भी आप लोगों ने देखा होगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक पोल है, गांव में जो इलेक्ट्रिक पोल रहता है आप देखे होंगे, तो इलेक्ट्रिक पोल में देखना बाहर में एक पतला पतला सा वायर टाइप से निकला हुआ रहता है ना, इस तरीके से पतला सा वायर बाहर की ओर में। कभी देखा है आपने इलेक्ट्रिक पोल जहाँ पे गाड़ना है वहीं पे कास्ट किया जाता है, यानी कास्ट इन सीटू? ऐसा नहीं होता है ना। इलेक्ट्रिक पोल देखते होगे ऑलरेडी पहले से बन करके आता है और उसको हम सीधे ले जा करके जहाँ पे हमको ज़रूरत है वहाँ पे ले जा करके सीधे उसको इम्बेड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इम्बेड कर देते हैं। और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, रेलवे स्लीपर्स। आप लोगों ने रेलवे इंजीनियरिंग को पढ़ा है तो रेलवे स्लीपर्स के बारे में आपको आइडिया होगा, यानी कि हम लोग रेलवे स्लीपर्स जो देते हैं, यानी रेलवे स्लीपर्स कहाँ देते हैं, रेलवे स्लीपर जनरली हम जो हमारा रेल होता है, रेल मतलब जो पटरी होता है, पटरी के नीचे में हम यहाँ पे रेलवे स्लीपर्स को देते हैं। तो आप देखते होंगे कि रेलवे स्लीपर जो होता है ऑलरेडी पहले से बना हुआ रहता है, ऑलरेडी क्या होता है पहले से बना हुआ रहता है और उसको जा करके सिर्फ हम वहाँ पे फिक्स कर देते हैं रेलवे परमानेंट वे में, है ना। तो ये भी क्या है, एक प्री स्ट्रेसिंग है, ये भी क्या है, प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट है। सिर्फ इसको ले जा करके वहाँ पे कास्ट कर दिया गया, वहाँ पे सिर्फ डाल दिया गया ले जा करके, है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। आप लोग देखे होंगे ब्रिज को बनते हुए, तो ब्रिज को बनते हुए देखे होंगे तो वहाँ पे भी क्या होता है, गडर्स होता है। तो वो गडर जो होता है एक्चुअली में वो गडर क्या होता है, पहले से बना हुआ रहता है, पहले से वो गडर बना हुआ रहता है और सिर्फ हम लोग हॉइस्टिंग इक्विपमेंट का यूज़ करके, किसका यूज़ करके, हॉइस्टिंग इक्विपमेंट। हॉइस्टिंग इक्विपमेंट वैसे इक्विपमेंट को कहा जाता है जो भी किसी भी जो हमारा इक्विपमेंट कंस्ट्रक्शन का जो भी मटेरियल है, जो हेवी मटेरियल होता है उसको उठाने का काम करता है। मतलब इस मटेरियल को उठा करके फिर जा करके ऊपर में जहाँ पे स्पैन है वहाँ पे ले जा करके फिक्स कर देता है।
है ना, उसको होइस्टिंग इक्विपमेंट कहा जाता है ना। आपने होइस्टिंग इक्विपमेंट के बारे में आई होप कि एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड इक्विपमेंट के अंदर में ये सारी चीज़ें आप पढ़ रहे होगे। होइस्टिंग इक्विपमेंट है, उसके अलावा डोजर है, बुलडोजर है, ट्रैक्टर है, ये सब चीज़ होता है, तो पढ़े ही होगे आप लोग, या एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक में पढ़ रहे होगे, है ना। तो बेसिकली आप समझो मैं समझा रहा हूँ प्री स्ट्रेसिंग, मैं इक्विपमेंट नहीं समझा रहा हूँ, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया मैंने होइस्टिंग इक्विपमेंट का यूज़ करके ये लॉन्चिंग ऑर्डर का हम लोग ऊपर जा करके फिक्स कर देते हैं। कहने का मतलब है कि सारा ये जो सिस्टम है ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, उसको ले जाकर सिर्फ हम कास्ट कर देते हैं, है ना। तो ये प्री स्ट्रेस है ये सारा चीज़, है ना। तो अगर आपके माइंड में एक क्लियर इमेज प्री स्ट्रेसिंग का दिख रहा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक तो सबसे पहले आपने रिंग वाला एग्जांपल को समझा, जैसे मैंने रिंग वाला जो एग्जांपल आपको समझाया था, यानी जो बाईसाइकिल का रिंग वाला, वो अगर समझ गए होगे तो सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। ओके, तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे भी, वही चीज़ें यहाँ पे भी हैं। बाईसाइकिल से इसको रिलेट करो, ठीक है, बाईसाइकिल से इसको रिलेट करो। मान लो एक कॉन्क्रीट मेंबर है हमारा, एक कंक्रीट मेंबर है, ठीक है। अब इस कंक्रीट में हम किसी भी टाइप का कोई भी रिइंफोर्समेंट नहीं डाल रहे हैं, कोई भी हम स्टील का यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसमें जो यूज़ किया जाता है एक टाइप का वायर होता है, जो कि बहुत सारे वायर को, छोटे छोटे पतले पतले वायर को मिला करके बनाया जाता है, जिसको टेंडन कहा जाता है। यहाँ पे ये टर्म यूज़ होगा टेंडन। क्या यूज़ होगा? टेंडन, याद रखना, टेंडन यहाँ पे टर्म एक यूज़ होगा, इस चीज़ को समझ लेना। टेंडन क्या है? जैसे वहाँ पे स्टील होता है, जैसे वहाँ पे स्टील यूज़ करते थे आरसीसी में, क्या यूज़ करते थे? स्टील। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे क्या? टेंडन। तो ये टर्म याद रखना। एक्चुअली में टेंडन जो होता है हाई टेंसाइल स्ट्रेस वायर होता है, ठीक है, जिसका डायमीटर जो होता है 1.5 से लेकर के 8 mm तक होता है, 1.5 से लेकर के 8 mm तक होता है। ये चीज़ समझ रहे हो ना। टेंडन ऐसे बहुत सारे पतले पतले वायर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे पतले पतले वायर्स होते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं, ठीक है। तो टेंडन का जो डायमीटर होता है कितना होता है? 1.5 से लेकर के 8 mm तक का डायमीटर होता है। तो आप देख सकते हो कि इसका डायमीटर कितना कम होता है ना, लेकिन इसका स्ट्रेंथ जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो जैसे आप इस आरसीसी के अंदर में स्टील को पढ़ रहे थे, स्टील का यूज़ कर रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं टेंडन को, ठीक है। एक चीज़ तो समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब चलते हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो है हमारा, ये जो हमारा मेंबर है, प्री स्ट्रेस मेंबर है, ये है। अब देखो ये देखो यहाँ पे, अगर आपने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से यहाँ पे फोर्स लगाया, मान लो यहाँ पे फोर्स लगाया है ना, पहले से P अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया, तो देखो फोर्स P लगा रहे हो, बट इसमें जो स्ट्रेस आएगा वो कैसा आएगा? यहाँ पे स्ट्रेस जो आएगा यहाँ पे ऐसे कॉम्प्रेसिव आएगा। बात को समझ रहे हो आप लोग? फोर्स आपने P लगाया, P फोर्स से इसको खींचा, तो यहाँ पे जैसे खींचोगे तो ये वायर भी तो अपनी तरफ से खींचने की कोशिश करेगा, ये वायर भी तो अपनी तरफ से खींचेगा, ये खींचेगा ना अपने तरीके से। आप इधर से ऐसे खींच रहे हो, ठीक है, इधर से खींच रहे हो, तो ये भी तो ऐसे खींच रहा है, ठीक है। तो जितना लोड आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, जितना लोड यहाँ पे आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो टेंसाइल लोड, उतना ही कंप्रेसिव स्ट्रेस यहाँ पे डेवलप हो रहा है, ठीक है ना। उतना ही कंप्रेसिव स्ट्रेस यहाँ पे भी डेवलप हो रहा है, जो कि क्या काम करेगा? आपने पहले से ही इसमें स्ट्रेस को डेवलप कर दिया, तो जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वही स्ट्रेस काम आएगा जब हमारा इस गर्डर पे बाहर से एक्सटर्नल लोड आएगा। क्या आएगा? एक्सटर्नल लोड आएगा। तो एक्सटर्नल लोड आएगा यानी कि ये W जो एक्सटर्नल लोड है इस बीम पे आएगा, तो जो एक्सटर्नल लोड आएगा उसके कारण भी स्ट्रेस होगा, ठीक है। तो कौन सा काउंटर बैलेंस करेगा? मतलब जो आपने यहाँ पे स्ट्रेस को पहले से अप्लाई किया था, उसी को ये वाला लोड के कारण जो स्ट्रेस आएगा उसको काउंटर बैलेंस कर देगा, जिससे हमारा बीम क्या होगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा, और हम बीम के पूरे सेक्शन को इफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट। बट इन केस ऑफ आरसीसी हम लोग बॉटम वाले पार्ट को, टेंशन वाले पार्ट के कंक्रीट का यूटिलाइजेशन नेग्लिजिबल माना जाता है। बट हम जब प्री स्ट्रेस का यूज़ करते हैं तो उसमें हम दोनों कंप्रेशन और जो टेंशन जोन है, दोनों का जो कंक्रीट है उसका इफेक्टिवली यूटिलाइज कर देते हैं। इसलिए प्री स्ट्रेस कंक्रीट को इफेक्टिव मेंबर कहा जाता है ना। इसलिए इसका यूज़ लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस में किया जाता है, फ्लाईओवर्स में किया जाता है ना, ठीक है। इसका जो वेट होता है वो भी कम होता है, क्योंकि इसमें हम टेंडन का यूज़ कर रहे हैं, और टेंडन का जो डायमीटर काफ़ी कम होता है, जिसके कारण इसका क्या होता है? टोटल जो वेट होता है वो कम होता है इन द कंपैरिजन ऑफ आरसीसी। क्योंकि आरसीसी के अंदर में स्टूडेंट्स हम लोग वहाँ पे स्टील का यूज़ करते हैं, और स्टील का डायमीटर्स होता है 10 mm का, 12 mm का,
है ना, 20 mm का, 32 mm का सरिया होता है, स्टील होता है ना। लेकिन यहाँ पे प्री स्ट्रेस केस में यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई स्टील का यूज़ नहीं किया जाता, यहाँ पे टेंडन का यूज़ किया जाता है। और मैंने बताया कि टेंडन आर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील वायर हैविंग डायमीटर 1.5 to 8 mm, ओके, जिसका डायमीटर 1.5 से 8 mm के आसपास होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ गए हो। तब हम चलते हैं डेफिनेशन की ओर में। ओके, एक्चुअली मैं अगर डेफिनेशन सिर्फ पढ़ देता तो शायद ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आता, इसलिए मुझे इतनी सारी कहानियाँ आपको बतानी पड़ी हैं। ओके, क्योंकि आप अभी ये स्टार्ट कर रहे हो, यही एक बार पढ़ लोगे तो फिर आपको आगे दिक्कत नहीं होगा। ओके, फिर इतनी सारी कहानी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। सो देखो यहाँ पे इन प्री स्ट्रेस्ड मेंबर एज इट्स नेम, इसके नेम से क्लियर है, implies that the internal stresses of suitable magnitude and nature are introduced so that the stresses resulting from external loads are counteracted to desired degree। जो मैंने अभी आपको ऑलरेडी समझाया पहले, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है ना, उसी को कहा जाता है प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट। ठीक है, और एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया हुआ है जो मैंने आपको बताया है। देखो देखो कितना सा अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे। कौन सा एग्जाम्पल है? प्री टेंसिंग ऑफ स्पोक्स ऑफ साइकिल व्हील। इट्स वेरी गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट। मैंने बताया कि स्पोक्स जो होता है साइकिल का, उसमें कैसे प्री टेंसिंग किया जाता है, वही मैंने समझाया आपको। ठीक है, अब एक बार फिर समझा देता हूँ क्या होता है प्री टेंसिंग। प्री टेंसिंग मतलब यहाँ पे ये जो कॉन्क्रीट मेंबर है उसमें आपने पहले से स्ट्रेस दिया, तो स्ट्रेस देने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे आपने इस जो टेंडन है यानी जो स्टील वायर है उसको आपने खींचा, यहाँ पे खींचा पी अमाउंट से दोनों साइड में। तो जैसे ही आपने पी अमाउंट से खींचा तो क्या होगा, जब आप यहाँ पे टेंसाइल फोर्स लगा रहे हो तो यहाँ पे स्ट्रेस क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉम्प्रेसिव नेचर का आएगा यहाँ पे, है ना। तो ये स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा कॉन्क्रीट के अंदर में, कॉन्क्रीट के अंदर में ये स्ट्रेस डेवलप हो गया। ठीक है, अब ये किसको काउंटर बैलेंस करेगा, जब इस पे आप लोड दोगे, जब इस पे आप एक्सटर्नल लोड दोगे तो इसके कारण जो यहाँ पे स्ट्रेस आएगा उसको काउंटर बैलेंस कर देगा, मतलब उसको बैलेंस कर देगा। तो वैसे मेंबर को कहा जाता है प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट। ओके, और प्री मतलब पहले से, और स्ट्रेस मतलब जानते ही हो स्ट्रेस क्या होता है, मतलब पहले से स्ट्रेस दे रहे हो। क्यों? क्योंकि जो भी एक्सटर्नल लोड के कारण स्ट्रेस आएगा उसको काउंटर बैलेंस करेगा। दैट इज कॉल्ड प्री स्ट्रेस एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इज प्री टेंसिंग ऑफ स्पोक्स ऑफ साइकिल व्हील। ओके, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। देखो अप्लाइड स्ट्रेसेस यहाँ लिखा हुआ है, एक मिनट स्टूडेंट्स। अप्लाइड स्ट्रेसेस आर कॉम्प्रेसिव, बिल्कुल कॉम्प्रेसिव होगा, क्योंकि आप मेंबर को क्या कर रहे हो, यहाँ पे ऐसे खींच रहे हो दोनों साइड से पी फोर्स लगा करके, तो फोर्स तो लगा रहे हो आप टेंसाइल, बट ये जो स्ट्रेस आएगा यहाँ पे, ये वायर भी तो अपने आप को खींचने की कोशिश करेगा, तो ये जो ये मेंबर जो है कॉम्प्रेसिव, यहाँ पे स्ट्रेस आएगा। ओके ओके, तो ये चीज़ लिखा हुआ है, दस इंड्यूस्ड स्ट्रेसेस इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेसेस। ओके, जो इंड्यूस्ड स्ट्रेस होगा और टेंसाइल स्ट्रेस के बराबर होगा। ओके, सो चलिए आगे देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अब देखो टेंडन पे हम आ गए। टेंडन के बारे में मैंने आपको समझाया था ना, वही टेंडन के बारे में फिर मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। टेंडन इट इज़ यूज्ड टू इम्पार्ट प्री स्ट्रेस्ड टू कंक्रीट स्ट्रेच एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ वायर, है ना, स्ट्रैंड बार। ठीक है, फॉर्म ऑफ वायर एंड स्ट्रैंड बार, उसी को टेंडन कहा जाता है। टेंडन मतलब पतले पतले ऐसे वायर्स होते हैं 1.6 to 8 mm डायमीटर का, कितना का, 1.6 to 8 mm डायमीटर का, इसी को हम लोग टेंडन कहते हैं। जैसे आपने आरसीसी के अंदर में स्टील का यूज़ किया था जिसका डायमीटर होता था समथिंग, बट यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, टेंडन का, वही टेंडन कहलाता है। मतलब जो वायर्स होता है ना, हाई स्ट्रेंथ स्टील वायर्स, जिसका डायमीटर 1.5 से 8 mm या 1.6 to 8 mm के आसपास होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, उसी को कहा जाता है टेंडन। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। चलिए देखिए, चीज़ों को धीरे धीरे समझिए, अच्छे से समझिए, क्योंकि एक बार आप समझ ले तो ऐसा हो कि आपको हमेशा तक याद रहे। ऐसा नहीं कि बार बार एक ही चीज़ को आपको समझना पड़े, है ना। एक बार अगर चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे आप तो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा, तो वैसे हमको समझना है ना। अब देखिए एंकरेज देखते हैं, एंकरेज क्या होता है। देखिए एंकरेज मतलब इट इज़ दी मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड टू इम्पार्ट एंड मेंटेन द प्री स्ट्रेस इन द कंक्रीट, है ना। एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, टेंशनिंग को प्री स्ट्रेस को ट्रांसफर करते हैं। एंकरेज मतलब बांधना, एंकर करना, है ना, नहीं बोलते एंकर बोल्ट है,
मतलब वो बांधने वाला काम कर रहा है ना। तो ये भी एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जिसके द्वारा हम लोग जो प्री स्ट्रेस है, क्योंकि अब कंक्रीट है, अब कंक्रीट में आपको प्री स्ट्रेस ट्रांसफर करना है ना, ये पी फोर्स लग रहा है, और प्री स्ट्रेस को आपको क्या करना है स्टूडेंट, ट्रांसफर करना है, यहाँ पे ऐसे ट्रांसफर करना है। तो इसके लिए यहाँ पे मैकेनिकल डिवाइस यानी एंकरेज डिवाइस, एंकरेज मतलब इसको पकड़ने के लिए, ये जो वायर है ऐसा तो नहीं है कि इसको हाथ से पकड़ के आप खींचोगे, है ना, इतना ये जो वायर होता है पतला तो ज़रूर होता है बट इसका स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होता है, ये किसी मैनुअली नहीं खींचा जा सकता है। इसके लिए जो इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं, जैक का यूज़ करते हैं, जैक आप देखे होंगे है ना, तो जैक जो होता है मैकेनिकल इक्विपमेंट होता है, जैक से लेकर के इसको खींचा जाता है ऐसे, जैक के द्वारा यहाँ पे जैक का यूज़ करके खींचा जाता है और फिर इसको यहाँ पे एंकरेज किया जाता है। एंकरेज मतलब बांधना, है ना, जो स्टील है, जो स्ट्रैंड है, जो टेंडन है, उसको खींच करके यहाँ पे बांधा जाता है ना। बांधोगे तभी ना उसमें उसके अंदर में स्ट्रेस, तब इसको बांधने के बाद यहाँ पे कटिंग किया जाता है, तब जा करके ना इसके अंदर में यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा। तो ये जैक से खींचा जाता है और यहाँ पे एंकर किया जाता है यानी बांधा जाता है, ठीक है, वो मैकेनिकल सिस्टम होता है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब देखो प्री टेंशनिंग के बारे में मैं समझाने जा रहा हूँ। अब जो सिस्टम ऑफ प्री स्ट्रेसिंग होता है दो तरीके से होता है ना, एक प्री टेंशनिंग होता है और एक पोस्ट टेंशनिंग होता है। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में एक बार ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ, ये होता क्या है। देखो प्री टेंशनिंग मतलब कोई कंक्रीट मेंबर है, आप इसमें पहले से ही स्ट्रेस दे रहे हो, क्या कर रहे हो, पहले से ही स्ट्रेस दे रहे हो, तब कंक्रीट को कास्ट कर रहे हो, है ना। एक मिनट इसे मैं रब कर देता हूँ। देखो मान लो कि ये वायर है, ये स्ट्रैंड है, ये स्टील वायर है ना, जिसके बाद टेंडन मैंने कहा था, ये क्या है स्टूडेंट्स, टेंडन है। और टेंडन को आपने खींचा, टेंडन को आपने खींच लिया, मतलब उसमें सफिशिएंटली स्ट्रेस को प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, ऑलरेडी खींच करके इसमें ऐसे फोर्स लगा करके सफिशिएंटली स्ट्रेस को प्रोवाइड कर दिया, तब आपने यहाँ पे कंक्रीट को कास्ट किया। तब आपने यहाँ पे क्या किया स्टूडेंट, तब आपने यहाँ पे कंक्रीट को ऐसे कास्ट किया। ये कंक्रीट का मेंबर मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल मेंबर कास्ट किया। तो इसमें क्या हुआ कि आप स्ट्रेस पहले से दे दिए, तब यहाँ पे कंक्रीट को क्या किए हैं आप, कास्ट किए हैं। तो वैसे सेक्शन को कहा जाता है, वैसे सिस्टम को कहा जाता है प्री टेंशनिंग सिस्टम। प्री मतलब पहले से आपने टेंशन को प्रोवाइड किया है, ओके, वैसे सिस्टम को कहा जाता है प्री टेंशनिंग सिस्टम। एक स्टूडेंट्स होता है पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम, तो वो क्या होता है उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा ब्रीफ में, है ना। तो पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम क्या होता है कि आपने कंक्रीट को पहले से ही कास्ट कर दिया है, ओके, पहले से ही कास्ट कर दिया है, और कास्ट करने के बाद में यहाँ पे डक्ट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है स्टूडेंट, डक्ट बनाया जाता है। और ये डक्ट कुछ इस तरीके से होता है, डक्ट मतलब एक पतला सा यहाँ पे स्पेस बनाया जाता है, ये डक्ट जिसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है डक्ट, है ना, डक्ट मतलब स्पेस। और इसी से स्टील को क्रॉस करा करके, इसी से स्टील को क्रॉस करा करके इसमें सफिशिएंटली स्ट्रेस को प्रोवाइड कराया जाता है ना, सफिशिएंटली स्ट्रेस को यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। तो वैसे सेक्शन को कहा जाता है पोस्ट टेंशनिंग। प्री की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, पोस्ट, और टेंशनिंग। पोस्ट मतलब हम लोग कंक्रीट को कास्ट करने के बाद में, हम लोग कंक्रीट को क्या करने के बाद में, कास्ट करने के बाद में तब टेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वैसे सिस्टम को कहते हैं पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम। आई होप कि आपको प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट, ये पहला लेक्चर है प्री स्ट्रेसिंग का। प्री स्ट्रेसिंग और अकेले में ही एक बहुत बड़ा फील्ड है प्री स्ट्रेस कंक्रीट, तो इसलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि देखो लिखने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं हर जगह पे, बट एक बार अगर सुन लेते हो जो मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ें मैंने बुक से पढ़ी है और जो नॉलेज का समराइज है उसको सुन लेते हो, तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में हो जाएंगे। ओके, सो एक चीज़ तो ये हो गया, तो प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग आइडिया आपको हो गया होगा। ओके, सो यही चीज़ यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, तो एक बार मैं इसको पढ़ देता हूँ और इसको एक बार समझा देता हूँ। देखिए, टेंडन इज टेंशनड प्रायर टू कास्टिंग ऑफ कंक्रीट। देखिए ये चीज़ मैंने आपको बताया था, है ना, कंक्रीट के कास्ट होने से पहले टेंडन को स्ट्रेच किया जाता है। देखो यहाँ पे जो ये देख रहे हो, ये क्या है, टेंडन है, ये टेंडन है, ये वाला जो देख रहे हो पतला सा वायर ऐसे निकला हुआ है, ये क्या है, टेंडन है। ओके, अब अगला देखो, अगला इसमें देख रहे हो तुम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैक का यूज़ किया गया है। क्या लिखा हुआ है, जैक। क्या है ये, जैक। अब पूछोगे जैक का क्या काम होता है स्टूडेंट, जैक का काम होता है जो टेंडन हम डाले हैं उसको खींचने का काम होता है। उसको खींचे वो कैसे, खींचने के लिए आपको कोई इक्विपमेंट चाहिए ना, तो उसके लिए मैकेनिकल डिवाइस जिसका नाम है जैक। जैक से हम किसी भी चीज़ को खींच सकते हैं, है ना। ओके, तो देखो यहाँ पे जब खींचा गया है, तो खींचने के बाद में यहाँ पे कुछ एक्सटेंशन हुआ है, और वो एक्सटेंशन यहाँ पे डेल्टा एल हुआ है। क्या हुआ एक्सटेंशन स्टूडेंट, डेल्टा एल, ठीक है। और जिस सिस्टम के द्वारा इसे
टेंशन किया गया है उस सिस्टम का भी एक पर्टिकुलर नाम है, उस सिस्टम का नाम है होयर्स लॉन्ग लाइन सिस्टम। क्या नाम है? होयर्स लॉन्ग लाइन सिस्टम। अब इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? यूज्ड फॉर, कहाँ पे किया जाता है? रेलवे स्लीपर्स में। यूज्ड फॉर रेलवे स्लीपर्स एंड मास प्रोडक्शन। रेलवे स्लीपर्स में हम लोग होयर्स लॉन्ग लाइन सिस्टम का यूज़ करते हैं और वो प्री टेंशन कंक्रीट होता है। ओके, चलिए इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को देख लेते हैं। Pre-stress is transfer the bond between the tendon and surrounding concrete। प्री-स्ट्रेस का ट्रांसफ़र कैसे होता है? प्री-स्ट्रेस का ट्रांसफ़र होता है, ये जो आप कंक्रीट बनाए हो, ये कंक्रीट जो सेक्शन है, कंक्रीट सेक्शन के अंदर में आपने यहाँ पे जो हाई स्ट्रेंथ टेंडन को क्रॉस कराया है, क्रॉस कराने के बाद यहाँ पे आपने जैकिंग किया है। क्या किया स्टूडेंट? जैकिंग किया है। अब प्री स्ट्रेस का जो ट्रांसफ़र है, ये तो आपने फोर्स लगा करके ये किया, तो जो यहाँ पे स्ट्रेस का ट्रांसफ़र, जो स्ट्रेस ऐसे गया है यहाँ पे, ट्रांसफ़र कैसे होगा? बॉन्ड बिटवीन द टेंडन एंड द सराउंडिंग कंक्रीट। ये जो टेंडन आपने क्रॉस करा है, टेंडन और उसके अंदर में जो आपने कंक्रीट को ऑलरेडी यूज़ किया है, इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है, इसके द्वारा जो है ये प्री स्ट्रेस का अंदर क्या होता है? प्री स्ट्रेस का जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये वाला स्ट्रेस अंदर की ओर में ऐसे ट्रांसफ़र होता है, जिसके कारण ही तो जो आप इस पर लोड देते हो, वो लोड को ये क्या करता है, उसके कारण जो लोड आता है, मतलब लोड के कारण जो स्ट्रेस आता है, उसको ये वाला स्ट्रेस क्या करता है? काउंटर बैलेंस कर देता है, जिससे हमारा जो पूरा सिस्टम है इक्विलिब्रियम में रहता है। ठीक है, यानी जो स्ट्रेस का ट्रांसफ़र होता है बॉन्ड के कारण होता है। और किसके बीच का बॉन्ड होता है? यहाँ पे जो टेंडन हम यूज़ किए हैं उसके बीच का बॉन्ड, और जो कॉन्क्रीट है उसके बीच का बॉन्ड के कारण जो है प्री स्ट्रेस का ट्रांसफ़र होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें लिखी हुई है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ना। ओके, नो स्पेशल एंकरेज आर रिक्वायर्ड। किसी भी तरीके का कोई भी स्पेशल एंकरेज की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, यहाँ पे देखिए, विनबर्ग क्लिप एंड डोरलैंड क्लिप आर यूज्ड फॉर क्लैंपिंग दी टेंशन वायर, है ना। टेंशन वायर को क्लैंप करने के लिए जो इंपॉर्टेंट क्लिप का यूज़ किया जाता है, क्लिप मतलब क्या? उसको पकड़ने के लिए विनबर्ग क्लिप और डोरलैंड क्लिप, ये क्लिप का नाम है। एक स्पेशल टाइप का क्लिप आता है जो कि प्री स्ट्रेस का टेंशन को, वायर को खींच करके क्लिप करने का यूज़ में काम आता है ना। उसको कहा जाता है विनबर्ग एंड डोरलैंड क्लिप। ओके, सो मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए पोस्ट टेंशनिंग के बारे में एक बार देख लेते हैं, है ना। और इस लेक्चर को फिनिश करेंगे बिकॉज ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है। तो जब मैं ज़्यादा लंबा वीडियो बनाऊंगा स्टूडेंट्स, तो आप लोग को थोड़ा सा बोरिंग फील होगा, है ना, कि किस तरीके से उतना समझ में नहीं आ रहा है ना। तो मैं वीडियो को एक ऐसा टाइम लिमिट तक बनाना चाहता हूँ ताकि आपके अंदर उस चीज़ों को देखने का इंटरेस्ट रहे और पढ़ने का इंटरेस्ट रहे, है ना। तो जितना मैं बता रहा हूँ उतना चीज़ आप ध्यान में रखें। प्री पोस्ट टेंशनिंग के बाद में मैं लेक्चर को क्लोज करूँगा, फिर अगला लेक्चर में मैं यहाँ के बाद में आगे डिस्कस करूँगा। ओके, सो देखिए पोस्ट टेंशनिंग जो है, पोस्ट टेंशनिंग क्या होता है? तो पोस्ट टेंशनिंग मैंने आपको समझाया है ना। तो टेंडन्स आर टेंशनड आफ्टर द कास्टिंग ऑफ द कंक्रीट। कास्टिंग ऑफ कंक्रीट के बाद में टेंशन को क्या किया जाता है? वहाँ पे किया जाता है ना। जैसे कि आपका ये कंक्रीट है और कंक्रीट में आपने यहाँ पे टेंडन यूज़ किया, तो कंक्रीट जब ये वाला पार्ट आपने कास्ट कर दिया, ऑलरेडी कंक्रीट को कास्ट कर दिया, कास्ट करने के बाद में डक्ट के थ्रू, क्या किसके थ्रू? डक्ट, मतलब यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया जाता है और उस डक्ट के थ्रू यहाँ पे वायर को ले जाया जाता है, वायर को ले जाकर के यहाँ पे खींचा जाता है, जिसके द्वारा यहाँ पे स्ट्रेस का क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है। याद रखिएगा, पहले कंक्रीट कास्ट कर दिए तब जाकर के वायर को डक्ट के थ्रू, याद रखिएगा पोस्ट टेंशनिंग केस में यहाँ पे डक्ट बनाया जाता है, यानी स्पेस छोड़ा जाता है, जिससे हम यहाँ पे वायर को यहाँ पे खींच करके इसमें स्ट्रेस को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा पोस्ट टेंशनिंग में हम लोग क्या करते हैं? टेंशन बाद में देते हैं, आफ्टर कास्टिंग द कंक्रीट। ओके, नाम से ही क्लियर है। दैट मीन्स टेंडन आर टेंशनड अगेंस्ट हार्डेंड कंक्रीट, यानी कंक्रीट जब हार्ड हो जाएगा तब आप उसके बाद क्या कर रहे हो? इसमें कंक्रीट, इस वायर को डाल करके ये कर रहे हो, है ना। देखिए सुनने में तो बहुत अजब लग रहा होगा कि कंक्रीट जब कास्ट हो गया तब उसमें कैसे टेंशन प्रोवाइड करेंगे, बट होता है डक्ट के थ्रू, है ना। उसमें स्पेस छोड़ा जाता है, उस स्पेस के थ्रू डक्ट के थ्रू हम वायर को ले जाते हैं, उसमें स्ट्रेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना। प्री स्ट्रेस इज ट्रांसफर्ड थ्रू बियरिंग। याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट चीज़, पोस्ट टेंशनिंग में यहाँ पे जो स्ट्रेस का ट्रांसफ़र होता है वो बियरिंग के द्वारा होता है। क्यों? इससे पहले जो मैंने बताया था प्री टेंशनिंग में तो मैंने बताया था कि बॉन्ड बिटवीन द कंक्रीट एंड यहाँ पे जो टेंडन है उसके द्वारा, बट यहाँ पे तो कंक्रीट ऑलरेडी सेट हो गया है, तब तो यहाँ पे अब कैसे ट्रांसफ़र होगा? तो अब जो ट्रांसफ़र होगा इसमें
उसमें ट्रांसफ़र होगा बियरिंग्स के द्वारा। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि पोस्ट टेंशनिंग में हम स्ट्रेस का ट्रांसफ़र किस तरीके से कर पाते हैं या किस तरीके से होता है उसको। तो पोस्ट टेंशनिंग में जो स्ट्रेस का ट्रांसफ़र होता है बियरिंग्स के कारण होता है, ठीक है। अब देख इसी में एक टर्म लिखा हुआ, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया स्टूडेंट। मुझे पता है कि आपको दिक्कत कहाँ पे आने वाला है, इसलिए मैं वो सारी चीज़ों को पहले बता देता हूँ। देखिए, इफ़ डक्ट इज़ ग्राउटेड, डक्ट सुन रहा है ना, तो डक्ट मैंने बताया जो स्पेस छोड़ा जाता है उसको डक्ट कहा जाता है, ठीक है। डक्ट इज़ ग्राउटेड विथ सीमेंट पेस्ट। ग्राउटेड मतलब जैसे डक्ट आपने बनाया था, तो डक्ट जब आप डक्ट का यूटिलाइज कर लिए, जब इसमें आप इन्हें स्ट्रेस प्रोवाइड कर दिया, तो ये जो स्पेस होता है, खाली वाला जो स्पेस होता है, यानी जो डक्ट होता है उसको भरना पड़ता है। तो उसको हम यूज़ करते हैं उसके लिए, जो भरने वाला जो मतलब इसमें जो कंक्रीट हम फिल करेंगे ना, उस टर्म को कहा जाता है ग्राउटिंग। क्या कहा जाता है? ग्राउटिंग। क्योंकि जो आप स्पेस छोड़े हो, तो यहाँ पे कट करने के बाद में स्टील को यहाँ पे इस वाले पार्ट को फिल करना पड़ेगा जो आपने यहाँ पे डक्ट छोड़ा है ना। लिखा हुआ है ना, ग्राउटेड विथ सीमेंट पेस्ट, इट इज़ नॉन एज बॉन्डेड पोस्ट टेंशनिंग मेंबर। उसको कहा जाता है बॉन्डेड पोस्ट टेंशनिंग मेंबर, ठीक है। आप ये सिंपली इसको कह सकते हैं पोस्ट टेंशनिंग मेंबर, ठीक है। तो स्टूडेंट, मैंने आज प्री टेंशन कंक्रीट और पोस्ट टेंशन कंक्रीट से रिलेटेड जो एसोसिएट कॉन्सेप्ट थे उसके बारे में मैंने आज आपसे डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप कि ये लेक्चर्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और इस लेक्चर्स के द्वारा आपको प्री स्ट्रेस से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था वो आपको हो गया होगा, और आगे जो मैं लेक्चर प्रोवाइड करने वाला हूँ प्री स्ट्रेस कंक्रीट पे, वो आपके लिए काफ़ी इजी होगा। ये लेक्चर थोड़ा सा आपको लिए हो सकता है कि समझने में इशू हो, बट ये लेक्चर को आप 1-2 बार देखेंगे तो आप आसानी से लेक्चर्स को समझ सकते हैं।